अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। मैंने कोई कमाल नहीं किया, पूरे देश ने इस बात को देखा। मैंने लड़ाई जरूर लड़ी और इसलिए लड़ी कि बिहार का बेटा था, और इसलिए लड़ी कि मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण करना शुरू किया उससे मेरे मन में संदेह होता गया, क्योंकि सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। एफआईआर करने के बाद उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 12 बजे रात्रि को जब हमारे आईपीएस अधिकारी को कैदी की तरह ठप्पा, मैंने जिंदगी में न देखा है न कभी सुना है कि आईपीएस अफसर को इस तरह से ठप्पा लगा करके मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाता है। उस दिन से मेरे में संदेह हुआ कि जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ है। आईपीएस अधिकारी को मध्य रात्रि में ठप्पा लगाकर क्वारंटीन किए जाने के बाद मुझे लगा है कि कुछ गड़बड़ है। सुशांत केस में बिहार पुलिस की एंट्री से लेकर केस को सीबीआई को सौंपे जाने तक गुप्तेश्वर पांडे हीरो बनकर उभरे हैं। नेशनल मीडिया में भी आज गुप्तेश्वर पांडे बड़ा नाम बन चुके हैं। आज जब मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा, तब गुप्तेश्वर पांडे ने एक नेता की तरह बात करते हुए कहा, ये 130 करोड़ भारतीयों की जीत है। मैं बहुत खुश हूँ, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है। और मैं ये बता देता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है। गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि सुशांत केस के बाद जब उनके पिता से मिला तो मैंने उनके पिता के दर्द को देखा था। वो आधे मर चुके थे। तभी मैंने संकल्प लिया कि इस केस में अगर कुछ गलत हुआ है तो उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। सबसे पहले ये घटना की सूचना मिली तो उसी दिन मैं गया था। सबसे पहला आदमी मैं हूं। सबसे पहले मैं उनके घर गया था और उस आदमी का चेहरा देखा था, और उनके परिवार के जो लोग जुटे थे मैंने देखा था। आधा मर चुके थे वो। किस तरह से संभाल कर मैंने बैठाया था। 10 मिनट बात वो करने की स्थिति में नहीं थे। 10-15 मिनट में उन्होंने 1-2 सेंटेंस मुझसे बात किया होगा। आधा मर चुके थे वो। उनकी आंखों के दर्द को मैंने देखा, उनके अंदर की छटपटाहट को मैंने देखा, और मैंने संकल्प किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं इस मुद्दे को, लड़ाई को लड़ूंगा। और लड़ा मैं। यहां राजनीति करने के लिए, नाटक करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होने के लिए, न्याय के साथ खड़ा होने के लिए ये बहुत कम लोग होते हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से आचरण किया तो मेरे मन में संदेह हो गया कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। और इसीलिए मोर्चे पर आकर के, मैंने तो इमोशन में आकर के, मैं भावुक आदमी हूं अंजना, मैंने ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं इस लड़ाई के लिए नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कम गालियां मिली, मुझ पर कम टिप्पणी की गई, लेकिन मैं कहता हूं मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी और मेरे मन में कोई उसकी तकलीफ नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे अपनी ही तरह के एक अधिकारी हैं। उनका व्यक्तित्व अपने आप में औरों से अलग है। कभी वो रात में निरीक्षण करने निकल जाते हैं तो कभी पुलिस अधिकारियों को सरेराह क्लास लगा देते हैं। लेकिन जब तारीफ करने की बात आती है तो वो बारिश में ड्यूटी दे रहे बिहार पुलिस के सिपाही की तारीफ करने से नहीं चूकते। लंदन के सरकारी दौरे पर लोगों ने उन्हें ज्ञानी गुप्तेश्वर बनते भी देखा। कभी वो मीडिया पर भड़क जाते हैं। जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए। शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। कानून विधि सर आपका कानून, अरे हमारे, आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं। गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। ये कहा जा रहा था कि उनके देश की एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी से बात भी हो गई थी, लेकिन अंत समय में उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। चुनाव लड़ने के लिए गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था। जब वो चुनाव नहीं लड़ पाए तब उन्होंने वीआरएस रद्द कराने की सिफारिश लगाई, जिसे मंजूर कर लिया गया था। पटना से रोहित सिंह के साथ
सुजीत झा की रिपोर्ट, बिहार तक।